हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अच्छे नॉलेज देने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो जल्दी से भाई और बहनों अपने दोस्तों के पास ये लिंक भेज दो और उसे भी बोलो कि बायोलॉजी क्लास कर लो। ठीक है, तो जल्दी से भेजो अपने दोस्तों के पास। भेज दिए हो तो क्या आप लोग नए अंदाज में पढ़ना चाहते हो? तो क्या कल की क्लास कैसा लगा था बताओ सबको। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। ओके, गुड इवनिंग बहनों। बहनों तो बहुत कम दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा तो भाई ही दिखाई देते हैं। क्या? तो गुड इवनिंग। देखो भाई और बहनों, हमने पिछले कक्षा में यानी हम स्टार्ट किए हैं फर्स्ट चैप्टर 12th वालों के लिए और आप लोग को बोले थे एक नए अंदाज में पढ़ना है। तो क्या नए अंदाज में आए हो? तभी तो पढ़ना है मन से और एकदम नए अंदाज में। ठीक है, मस्ती से पढ़ना है क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। तो देखिए आप लोग को हम स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर जीवों में जनन। ठीक है, यानी पहला यूनिट और फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो हम पढ़ चुके थे कुछ और आज हम बताए थे जनन के प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास होगा जनन के प्रकार के बारे में। पीछे आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो चलिए लिखिएगा जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार लिखिएगा, बताइएगा। तो दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है? लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आप लोग नोट कीजिए, एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोग को दिखाई दे रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है। तो हमने क्या लिखे? जनन के प्रकार। तो भाई और बहनों बताओ जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो जनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखिएगा जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन दूसरा होता है, यानी अलैंगिक जनन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ में हमें इंग्लिश भी पढ़ना है कुछ, पूरा तो नहीं क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से हैं। तो आप लोग भी हिंदी मीडियम ही पढ़ना चाहते हो ना, तो कुछ तो इंग्लिश जानना जरूरी है ना। तो हम इंग्लिश हिंदी के साथ चलते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन हो गया। अब लिखिएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखना है? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग को दिखाई दे रही है ना हम क्या लिखे हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन भाई। ठीक है, तो अब बताओ हम लोग में कौन सा होता है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन? छोड़ो, अभी तुम लोग को नहीं पता है। जब हम इसके बारे में पूरा जान जाएंगे डिटेल से तब आप लोग को पता चलेगा कि हम अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे अलैंगिक और लैंगिक में अंतर। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, यहीं से देखते हैं। थोड़ा आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। याद रखिए, नहीं तो सिर्फ यहीं से लिखना है। इधर है अलैंगिक जनन और इधर क्या है? लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, देखो अलैंगिक जनन जो होता है ना वो तीव्र गति से कार्य करता है। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहला लिखना है अलैंगिक जनन यह तीव्र गति से क्रिया करती है। या अब वो कैसे करती है मैं आपको बताती हूँ। पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं।
क्या है, यह तीव्र गति से होने वाली, यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया है। क्या है, यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया है। और ये लैंगिक जनन है, यह धीमी गति से कार्य करता है। यह धीमी गति से क्रिया करती है, यह धीमी गति से क्रिया करते यानी कार्य करती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ऐसे लिखना है, यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया है, यह धीमी गति से होने वाली क्रिया है, होने वाली क्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए कैसे धीमी गति से, तो बताओ भाई और बहनों, जैसे देखिए और लैंगिक जनन जो हुआ ना, सबसे पहले उसका एग्जाम्पल सुनिए। तो उसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट, अमीबा, हाइड्रा, ये सब आता है अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में क्या आता है? तो लैंगिक जनन में हम लोग आते हैं। अब पता चला, और आगे हम जानेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि हम लैंगिक जनन में आते हैं। वो कैसे आते हैं मैं आपको, अभी तो शुरुआत ही है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए क्या है, यह धीमी गति से। अब देखिए हम अमीबा लेते हैं भाई, हमने क्या लिया? अमीबा लिए हैं। अब देखिए ये जो है ये केंद्रक होता है और बगल बगल होता है कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव। ठीक है, ये केंद्रक होगा, ये कोशिका द्रव होगा। ये जो होता है ना, ये टूटता है, अमीबा टूट के 1 से 2 ये अलग हो गया और इधर वाला अलग हो गया, फिर ये टूटा तो ये अलग हो गया और इधर वाला अलग हो गया। तो देखो भाई बहनों, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो सब होता है ना, ये जनन नहीं करता, ये टूटता है 1 से 2, 2 से 4, ये बात याद रखिएगा क्योंकि वो अलैंगिक जनन में पूरा यही आने वाला है अंतर में। ठीक है, तो क्या हम लिखे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसे यानी 4 से 8 ऐसे टूटते जाता है। लेकिन लैंगिक जनन यह धीमी गति से कार्य करता है। तो अब बताओ, जब माँ गर्भवती होती है तो तुरंत बच्चा थोड़ी ना हो जाता है, यानी संतान तुरंत थोड़ी ना आ जाता है, नहीं ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, यानी 9 मंथ उसे गर्भ में रखनी पड़ती है। जैसे देखिए फर्स्ट मंथ में कौन सा अंग विकसित होता है, सेकेंड अंग में कौन सा अंग विकसित होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। यानी फर्स्ट से लेके और 9वां मंथ तक कौन कौन सा अंग विकसित होता है वो मैं आपको बताऊंगी। मानव जनन यानी तीसरा चैप्टर में पढ़ना है, अभी सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, यह धीमी गति से। आप बताओ क्या धीमी गति से कार्य करते हैं हम लोग? जब माँ गर्भवती होती है तो 9 मंथ के बाद संतान उत्पन्न होता है ना, तो इसीलिए बोला जाता है लैंगिक जनन या धीमी गति से कार्य करती है। लेकिन अलैंगिक जनन या तीव्र गति, तीव्र मतलब होता है बहुत जल्दी, यानी वो टूटते जाएगा तो क्या हुआ, बहुत जल्दी वो टूटते जाता है, 1 से 2, 2 से 4 होते जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है? पहले जनन होता है। जैसे देखते हो बाराती जाते हो तो उसमें पहले क्या होता है, यानी किसी का शादी है, मानो कुछ है एग्जाम्पल में, मानो किसी का शादी है तो क्या उसे तुरंत शादी थोड़ी ना हो जाता है? पहले लड़का देखा देखी होता है, फिर शगुन तिलक होता है, फिर बारात आता है, तो सिंदूर दान, मरबा, ये सब होता है ना। तो समझ लो उसी तरह हम लोग लैंगिक जनन में आते हैं। उसके बाद जनन करता है, संलयन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, संतान का निर्माण होता है। तो कितना मेहनत करना पड़ता है, हम लोग को करना पड़ता है ना। तो अब समझ में आया, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप लोग बेशक बताइए, यानी कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए आगे हम जानते हैं भाई बहनों, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला एग्जाम्पल अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। देखिए इसके लिए कौन सा सहायता करता है, तो वो देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं सहायता, तो सहायता करता है केंद्रक और कोशिका द्रव। तो वही हमें लिखना है। लिखेगा इसमें कायिक, लिखेगा इसमें
कायिक या कोशिका द्रव। ठीक है, क्या लिखना है अलैंगिक में? कायिक, इसमें कायिक या दैहिक कोशिकाएं क्या करती है? सहायता करती है। इधर दैहिक लिख दीजिए। ठीक है, दैहिक कोशिकाएं क्या करती है? सहायता करती है। अब बताइएगा ये किसमें करती है? ये अलैंगिक जनन में करते हैं। इसमें कायिक या दैहिक कोशिकाएं सहायता करती है, लेकिन लैंगिक जनन में कौन सा सहायता करता है? कोशिका जनन। ठीक है, कौन करता है? लिखिएगा इसमें कौन करता है सहायता? इसमें जनन कोशिका। जब जनन नहीं होगा भाई तो क्या संतान उत्पन्न होगा? नहीं होगा, नहीं बाबा नहीं। तो क्या है? इसमें लिखिएगा, इसमें जनन कोशिकाएं सहायता करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? इसमें जनन कोशिकाएं सहायता करती है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि लैंगिक जनन में कौन सहायता करता है, तो आप क्या बोलिएगा? लैंगिक जनन में जनन कोशिका। जब जनन ही नहीं होगा तो क्या हम लोग संतान उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब ये तो भाई हम जाने ही नहीं कि आखिर जनन होता कैसे है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो सब्र करो भाई, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी या बहनों। तो देखिए, इसमें कायिक जनन यानी कायिक या दैहिक कोशिकाएं, ठीक है, दैहिक कोशिकाएं सहायता करती है। अगर आपसे पूछे कि अलैंगिक जनन में कौन सहायता करता है, तो आप लोग को याद रहेगा, कहीं मैं ही नहीं पूछ दूं। ठीक है, कभी मैं पूछ भी सकती हूँ। तो देखिए, आप लोग बोलिएगा कायिक या दैहिक कोशिकाएं सहायता करती है अलैंगिक जनन में, और जनन कोशिकाएं सहायता करती है लैंगिक जनन में। देखिए, ऐसा पढ़ना है कि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा क्लास में, तो मैं वादा करती हूँ कि आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं अगला पॉइंट पे। तो ये 2 पॉइंट हुआ, अगला जानिएगा। इसमें एक जनक भाग लेते हैं, किसमें? अलैंगिक में। लिखिएगा, इसमें एक जनक भाग लेते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। अब देखिए, जनक मतलब होता क्या है? तो अगर आप लोग पूछेगा कि दीदी जनक मतलब क्या होता है, तो सुनो, जनक मतलब होता है, अगर आप लोग पूछ रहे हो ना, तो ये बुड़बक है, यानी जो भी पूछ रहे हो वो बुड़बक है। क्योंकि जनक मतलब आपको नहीं पता है? जनक मतलब होता है, आपके जनक कौन है? आपके माता पिता है, यानी जो आज से नंबर है, तो यानी आपके जनक कौन होंगे? माता पिता। माता पिता से ही हम लोग आए हैं ना धरती पे, यानी संतान। तो हम लोग का जनक कौन हुआ? माता पिता हुआ। कुत्ता के संतान जो है उसका जनक कौन होगा? कुत्ता होगा, यानी उसका जनक। तो देखिए, इसमें एक जनक, अब एक जनक क्यों भाग लेता है वो जानते। हमने क्या बोले? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें एक जनक, आगे सॉरी, देखिए, इसमें एक ही जनक, इसमें 2 जनक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये अलैंगिक जनन में आता है, और हम अलैंगिक जनन में बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल में आता है ईस्ट हाइडा पेरामेशियम। तो ये टूट के, यानी ये अकेले ही जनन कर सकता है, इसमें जनन नहीं होता है। ये अमीबा है, अमीबा टूटता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहता है, इसीलिए इसमें एक जनक ही भाग लेते। लेकिन लैंगिक में एक जनक से संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो देखिए।
जैसे देखिए लैंगिक जनन है, इसमें दो जनक, अब दो जनक कौन कौन भाग लेते हैं, तो एक लेता है नर और एक लेते हैं मादा। जब दोनों आपस में संलयन यानी निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आगे हम जानेंगे किसमें निषेचन होता है और नहीं होता है। तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं, तभी संतान का निर्माण होता है, एक नर और एक मादा। तो याद रखिएगा। अगला जानिएगा, मैं ऊपर मिटा दूं, तो इसे मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट करते जाइए, ओके भाई बहनों। यहाँ लिखती हूँ अलैंगिक, अलैंगिक है और इधर है लैंगिक, क्योंकि अभी और एग्जाम बताना है पॉइंट। तो क्या लिखे, लैंगिक और अलैंगिक। तो देखिए अगला पॉइंट जानिएगा आप लोग। अलैंगिक जो है इसमें निषेचन नहीं होता है, लिखेगा इसमें निषेचन नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन लैंगिक में निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। अब सबसे पहले आप लोग बोलिएगा कि दीदी निषेचन का मतलब क्या होता है। तो देखिए निषेचन का इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए हमने क्या बोले, अलैंगिक में निषेचन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक जनक भाग लेते हैं। जब एक जनक भाग लेगा तो कभी निषेचन होगा, जब वो आपस में जनन ही नहीं करेगा तो निषेचन उसमें नहीं होगा। तो याद रखना है भाई बहनों, और लैंगिक में निषेचन नहीं होता है, लेकिन वही लैंगिक में निषेचन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। जब वो दोनों आपस में संलयन करते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन से क्या होता है, संतान का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जानिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। तो अगला लिखिएगा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो नीचे मिटाऊं, आप लोग ये समझ चुके हो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में। देखो भाई नए अंदाज में पढ़ना है, टेंशन उन्सन हटा के, तब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। और मेरी आवाज आप लोग के पास जरूर पहुंचती होगी, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा नए अंदाज में पढ़ा रहे हैं, मतलब डेली पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप लोग साथ दीजिएगा ना तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोग बस जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। अगला लिखिएगा, इसमें अलैंगिक में इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक में युग्मक का निर्माण होता है। तो लिखिएगा इसमें युग्मक का, अरे भाई सब्र करो, मैं बता रही हूँ युग्मक मतलब क्या होता है, पहले लिखने तो दो, तभी तो अच्छे से समझोगे। नहीं तो मैं बताऊंगी कि युग्मक का मतलब ये होता है, लिखा हुआ ही रहेगा ही नहीं तो समझोगे कैसे भाई। तो देखो इसमें युग्मक का निर्माण होता है, किसमें, तो लैंगिक में। अब जानते हैं, देखिए क्या है युग्मक मतलब, सबसे पहले देखिए क्या होता है, ठीक है। एक ये जो युग्मक है ना, ये एक कोशिका होती है। क्या होती है, एक कोशिका होती है। कोई दिक्कत। अब देखिए हमने क्या, आप लोग पूछे युग्मक एक कोशिका होती है जिससे संतान का निर्माण होता है, ठीक है। तो युग्मक मतलब अगर आपसे पूछे तो बोलेगा संतान होता है, ठीक है। तो देखिए अब युग्मक का निर्माण क्यों नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमने बोले भाई ये टूटता है, इसीलिए इसमें निषेचन भी नहीं होता है। और क्या नहीं होता, इसमें एक जनक ही भाग लेते हैं। जब निषेचन ही नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण होगा, नहीं होगा। अब देखिए लैंगिक में इसमें युग्मक का निर्माण होता है,
क्योंकि इसमें निषेचन होता है, इसमें एक दो जनक भाग लेते हैं, तो क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। हमने क्या बोला बताए थे, निषेचन होगा, निषेचन से किसका निर्माण होता है, संतान का, यानी संतान मतलब युग्मक। तो याद रहेगा, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं नीचे मिटाऊं क्योंकि 7-8 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो अभी 5 ही हुआ है, और इसमें से ना आपको 5 नंबर के पूछा जाता है, अलैंगिक और लैंगिक में अंतर। तो आपको 4 ही याद रहेगा, 4 ही लिखना है। 5 याद रहेगा, हम 7-8 लिखाएंगे, आपको 5 ही याद रहेगा, 5 ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट लिखना है आप लोगों को, लिखेगा इसमें जीवों में विभिन्नताएं, ठीक है। देखिए भाई, इसमें जीवों में विभिन्नताएं आती है, कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, इसमें जीवों में विभिन्नताएं आती है, इसमें जीवों में विभिन्नताएं आती है, लेकिन लैंगिक में इसमें जीवों में विभिन्नताएं, ठीक है, क्या लिखना है, इसमें जीवों में विभिन्नताएं, सॉरी देखिए मेरा भी दिमाग, देखिए इसमें जीवों में विभिन्नताएं नहीं आती है, ठीक है, यहाँ लिखना है नहीं। अच्छा, आप लोग भी वही बता रहे, तो ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ऐसे इसमें जीवों में विभिन्नताएं नहीं होती है, अब क्यों नहीं होती है वो देखते हैं। इसमें जीवों में विभिन्नताएं होती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ तक नोट कर चुके हो क्या, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम जानते हैं, तो सुनो भाई और बहनों, सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। तो देखो इसमें जीवों में विभिन्नताएं नहीं आती है, अब क्यों नहीं आती है, तो देखिए क्योंकि जब इसमें एक ही जनक भाग लेंगे तो क्या इसमें विभिन्नताएं आएगी। जैसे आप लोग देखिए, एक पेन से लिख रहे हो, हम अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो सिर्फ ब्लैक से ही लिखेंगे, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही लिखेंगे। मानो एक पेन से तुम लिख रहे हो, तो क्या उसमें कोई विभिन्नताएं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसमें एक जनक ही भाग लेते हैं, तो इसमें कोई विभिन्नताएं नहीं आएगी। अगर वो अमीबा है तो वो संतान भी अमीबा के ही जैसा रहेगा, कोई विभिन्नताएं नहीं आती है। लेकिन इसमें विभिन्नताएं आती है लैंगिक में, वो कैसे आती है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करता है। तो 50% यानी 50% मादा रहेगा और 50% नर रहेगा, ठीक है। नर और मादा जब दोनों मिलेगा तो संतान का निर्माण होगा। तो कुछ लक्षण माता का आएगा और कुछ लक्षण पिता का आएगा। जैसे आप लोग में कुछ लक्षण मम्मी का आता है, कुछ लक्षण पापा का आता है या नहीं, सच सच बताना, आता है ना। तो इसी तरह इसमें जीवों में विभिन्नताएं होती है। तो हम लोग में कुछ लक्षण माता का आता है और कुछ लक्षण पिता का आता है ना। अगर पिता उसके बदमाश है, यानी कुछ बच्चे में देखो, कुछ लोग तुम गलती करते हो तो सच बताना, पड़ोसी में यानी कहीं भी जाओ तो बोला जाता है जैसे बाप रहे बच्चा ना वैसने ही हो छे, बोला जाता है ना, सच सच बताना, बोला जाता है। तो देखो याद रखिएगा आप लोग, इसमें जीवों यानी अलैंगिक में इसमें जीवों में विभिन्नताएं नहीं होती है, लेकिन लैंगिक में विभिन्नताएं होती है। और ये सबसे पहले आपको याद हो जाएगा क्योंकि आप लोग का ना इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बदमाश हैं या अच्छे हैं, बताओ तो कैसे हो आप लोग, अच्छे हो या बदमाश। वैसे तो अपने आप को कोई बदमाश तो बोलता नहीं है, ठीक है, नहीं बोलते हैं ना। चलिए अगला लिखेगा 7वां। देखिए ये जो होता है ना, इसमें कोलोन का निर्माण नहीं होता है, किसमें, लैंगिक में नहीं होता है। इसमें लिखिएगा अलैंगिक में इसमें कोलोन का निर्माण होता है,
निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोलोन का निर्माण होता है, लेकिन इसमें कोलोन का निर्माण नहीं होता। इसमें कोलोन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखना है, इसमें कोलोन का निर्माण होता है और इसमें कोलोन का निर्माण नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत है नहीं है तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है भाई बहनों, सबसे पहले आप लोग जानेंगे कोलोन। आप लोग पूछिएगा दीदी ये कोलोन होता क्या है, तो डरने की बात नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोलोन। तो ऊपर मिटाऊं, सुनिए, निषेचन देखिए, अलैंगिक और लैंगिक में अंतर यही खत्म हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ तक में दिक्कत है तो बताइए, इसे बस छोड़ के, क्योंकि कोलोन में अभी बताने वाली हूँ, तो बताइएगा कोई दिक्कत है इसमें। और हमें लगता है कि दिक्कत नहीं होने वाले, क्योंकि मैं एग्जाम्पल घर वाला लेके बताया है ना। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो लिखिएगा कोलोन, आखिर ये कोलोन होता क्या है। तो देखो, आपसे पूछ भी सकता है 2 नंबर में कोलोन की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग को नोट में ही लिखना है। ठीक है, चलिए डालिएगा कोलोन। क्या डालना है, कोलोन, CLONE, कोलोन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोलोन के बारे में जानेंगे आखिर ये कोलोन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, लिखिएगा ऐसा संतति, लिखिएगा ऐसा संतति जिसमें, ऐसा संतति जो अकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से, ऐसे लिखिएगा, ऐसा संतति जो अकारकीय एवं आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान हो। क्या लिखना है, अकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान हो। अपने जनक के समान हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या लिखे, ऐसा संतति जो अकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान हो। अब देखिए अकारकीय मतलब होता है बाहरी। ठीक है, क्या होता है, बाहरी लक्षण होता है अकारकीय मतलब, और आनुवंशिकी मतलब होता है डीएनए वगैरह। ठीक है, क्या होता है, डीएनए और जीन वगैरह। तो इसमें दोनों लक्षण आते हैं, बाहरी लक्षण भी आता है और माता पिता का जो जीन यानी डीएनए वगैरह जो होता है वो सब आता है, अपने जनक के समान होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्लोन कहते हैं। यानी जैसा माता पिता का डीएनए हो वैसा संतान में हो, तो उसे क्या कहते हैं, जनक। मतलब हम बताए ना माता पिता होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। और कल भी बताए थे जनक, यानी इधर जनक का फिगर बनाए थे और इधर संतति का। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो क्लोन के बारे में हम जान गए हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। हमने जाने जनन के प्रकार, अब जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो लिखिएगा अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बताऊंगी ना, अब भी बताऊंगी, अब भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भाई 6 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, नीचे डालिएगा, यह निम्न प्रकार के होते हैं, या ऐसे लिखिए, या 6 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन सा होता है वो हम जानेंगे। आप लोग डाल दिए हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, डालिएगा। सबसे पहले होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। मैं इंग्लिश भी बताऊंगी। पहला लिखिएगा विखंडन। विखंडन का इंग्लिश होता है फ्यूजन। विखंडन का इंग्लिश क्या होता है भाई बहनों? फ्यूजन। तो आपको हिंदी भी याद रखना है और इंग्लिश भी याद रखना है। ठीक है, अगला लिखिएगा मुकुलन। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, लिखिएगा मुकुलन। दूसरा क्या होता है? मुकुलन। इसका इंग्लिश होता है बीडिंग। क्या होता है? बीडिंग। तो याद रखिएगा विखंडन का इंग्लिश क्या होता है? फ्यूजन। और मुकुलन का इंग्लिश क्या होता है? बीडिंग। तीसरा देखिएगा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। ठीक है, इसका इंग्लिश जानेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। तो याद रहेगा क्या होता है? बीजाणु जनन का स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अगला देखिएगा, होगा क्या? तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, इधर उधर ध्यान रखिएगा तो भटक जाइएगा। अगला लिखिएगा खंडन। क्या लिखना है? खंडन। दिखाई दे रही है ना? खंडन का इंग्लिश होता है फ्रैगमेंटेशन। ऐसे होता है, लिखिएगा। आप लोग लिखते जाइए। फ्रैगमेंटेशन होता है, देखो लिखे तब पता। क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है किसका? खंडन का। तो याद रहेगा ना? आगे देखिएगा पचमा। पचमा क्या होता है? पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। इसका इंग्लिश लिखिएगा रीजेनरेशन। क्या होता है? हाँ, रीजेनरेशन होता है। तो लिखिएगा रीजेनरेशन किसका होता है? पुनरुद्भवन का होता है। देखो भाई, इंग्लिश हमें आता नहीं है और हम तब पर भी आप लोग को बता रहे हैं, पर देखो ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आप पढ़ने में तो दिक्कत होगा ही ना, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं और आप लोग भी हिंदी मीडियम वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को इंग्लिश हिंदी साथ ही बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तुम लोग के लिए। ठीक है, तो क्या है? तो देखिए पुनरुद्भवन का क्या लिखे हैं? रिप्लिकेशन। ठीक है, रिप्लिकेशन, रीजेनरेशन होता है भाई। क्या होता है? हम भी बौख जाते हैं। क्या है? रीजेनरेशन। ठीक है, अब देखिए छठा क्या होता है? कायिक प्रबंधन या वर्धी जनन होता है छठा। उसे आप कायिक प्रबंधन भी बोल सकते हो या वर्धी जनन भी बोल सकते हो। तो लिखिएगा कायिक प्रबंधन या वर्धी
जनन, ये थोड़ा इसका, जब ये बड़ा है तो इसका इंग्लिश भी बड़ा होगा। तो बस इतना याद रखिए कि आप लोग को दिखाई दे रही है ना, तो इसका इंग्लिश लिखिएगा आप लोग। तो इसका इंग्लिश होता है, देखिएगा पहले में हमें लिखने दो। इसका इंग्लिश होता है वेजिटेट पोपोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? वेजिटेट पोपोगेशन होता है। लिखिएगा VEGETATIV। क्या लिखे? वेजिटेटेड पोपो, लिखिएगा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पोपोगेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो भाई, हम फिर से सुनाते हैं। इसका यहाँ लिखे हैं, तो देखिएगा आप लोग, फिर से मैं इंग्लिश बताती हूँ आप लोग को, इंग्लिश हिंदी। अब हमने क्या बताया? अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? विखंडन, फ्यूजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन। मुकुलन को इंग्लिश में क्यों क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग। याद रखिएगा, अगर पढ़ने ना आए तो हमसे पढ़ लो, कुछ तो ज्ञान ले लो। गलत ही सही, गलत नहीं देंगे भाई, सही ही देंगे। थोड़ा मिस्टेक होता है पढ़ने में, पर सही देंगे जवाब। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा तो ज्ञान ले लो इंग्लिश का भी। तो देखिए, बीजाणु जनन का क्या होता है? पर स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। खंडन का होता है खंडन का क्या होता है? परगमेशन। ठीक है, परफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? खंडन का क्या होता है? खंडन का बता रहे हैं, हाँ, पुनरुद्भवन का सही है। खंडन का क्या लिखे हैं? बताइएगा क्या लिखे हैं? पैग्मेंटेशन है। क्या है? पैग्मेंटेशन। अब देखिए, पुनरुद्भवन का क्या होगा? रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन। कोई दिक्कत? आप देखिए, कायिक प्रबंधन या वर्धी जनन उसका दूसरा नाम होता है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? वेजिटेट पोपोगेशन। वेजिटेट पोपोगेशन। कोई दिक्कत? भाई पढ़ लो इंग्लिश, कुछ तो सीखो, कुछ तो लो ज्ञान। बायोलॉजी नहीं लोगे तो इंग्लिश तो लो। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं। तो हम जान गए अलैंगिक जनन के भी प्रकार, जनन के भी प्रकार जान गए। अब हम जानेंगे विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो भाई मैं विखंडन कल पढ़ा दूंगी अभी। तो ठीक है भाई, हम यहीं तक करते हैं। ठीक है ओपन, और हम कल जानेंगे विखंडन के बारे में। आखिर ये विखंडन क्या होता है, ठीक है, मुकुलन क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानते हैं कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अंदाज। आप लोग जाके पढ़िए अच्छे से मन लगा के। ठीक है, क्योंकि ये मत रखिएगा कि अभी नए अंदाज से पढ़ना है, फिर जब पढ़ने लगेंगे उसके बाद फिर छोड़ देंगे, उसके बाद मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगी। तो ऐसा नहीं है, सब दिन इसी तरह बना रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अंदाज। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? तो आप लोग मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइएगा कैसा लगा पढ़ने में। मजा आया आज की क्लास में? बताओ, मजा आया ना? अच्छा, मजा आया ना? ठीक है, मजा आ गया। ओहो, मजा आ गया। तो देखिए भाई, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।